क्या हमें नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? मैं आपको यही कहूंगी कि इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। एक टीचिंग और एक मेडिकल, आपकी डिग्री आपके प्रोफेशन को परमानेंटली स्टिक कर दिया जाता है। जैसे अब मेरा नाम आकांक्षा नहीं रह गया है, अब मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा हो गया है। या 13 स्टेटमेंट वाइज मल्टी स्टेटमेंट वाइज मिलाकर क्वेश्चंस आ गए आउट ऑफ 50। तो अगर आपने उन्हें प्रैक्टिस नहीं करा है, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं और उस कारण से आपकी गलतियां हो सकती हैं और वो आपको आपके गोल को अचीव करने से पीछे रख सकता है। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो आप ड्रॉप लीजिए। अगर आप कॉन्टेम्पलेट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद पर वर्क करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिए। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। जब मैं 580 बोलती हूं, तकरीबन 620 630 के आसपास मोस्टली सेफ स्कोर होता है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है और इस समय स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही है वो ये कि क्या हमें नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। देखिए, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आप जानते हैं मैं गायनेक हूं, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। मैं आपको यही कहूंगी कि इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है। एक टीचिंग और एक मेडिकल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपके नाम के साथ आपकी डिग्री आपके प्रोफेशन को परमानेंटली स्टिक कर दिया जाता है। जैसे अब मेरा नाम आकांक्षा नहीं रह गया है, अब मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा हो गया है। तो बिल्कुल ये वर्थ फाइटिंग फॉर है स्टूडेंट्स। जब आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो वर्थ फाइटिंग फॉर है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आकर बात करें कि क्या ये प्रोफेशन के लिए हम सारी मेहनत कर चुके हैं इसके एंट्रेंस के लिए, या क्या हम अभी भी ड्रॉप ले सकते हैं, बस आज इन सब बातों पर मैं एकदम धरातल पर होकर प्रैक्टिकली बात करूंगी। तो जैसा आपको पता है मैं एक डॉक्टर हूं, तो एक डॉक्टर डायरेक्ट ट्रीटमेंट कभी नहीं देते, पहले डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर ट्रीट करते हैं। तो आइए पहले डायग्नोसिस बनाते हैं कि आखिर क्यों नीट 2024 में आप सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। अब आपको एक डायरी पेन लेकर और लिखना है कि इन 9 फैक्टर्स में से आपका क्या कारण रहा है या क्या क्या कारण रहे हैं। एक सबसे पहला कारण ये होता है कि कई स्टूडेंट स्टार्ट ही लेट करते हैं किसी भी कारण से, उन्हें राइट गाइडेंस नहीं मिला या 2-3-4 महीने सही कोचिंग ढूंढते ढूंढते सही टीचर तक पहुंचते पहुंचते ही समय लग गया और उसके बाद वो पूरा बैकलॉग क्रिएट होना और सारा स्ट्रेस होना और वो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाए। सेकेंड रीजन होता है गाइडेंस ठीक से नहीं मिल पाया, या कई बार गाइडेंस मिलता है, स्टार्ट भी टाइम पर करा है, पर डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है। तो यहां पर लाइव बैचेस जो होते हैं, लाइव क्लासेस जो होती हैं ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि डेली रेगुलर 24 आवर्स आपकी डाउट सॉल्विंग हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने स्टार्ट भी टाइम पर करा है, गाइडेंस भी मिली थी, हमारा डाउट सॉल्विंग भी थी, पर हम सब्जेक्ट्स में बैलेंस नहीं कर पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक रह गया, या किसी सब्जेक्ट में जिसमें मजे आते थे, नंबर आते थे, बस वही वही पढ़ते रहे और बाकी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस आना बहुत जरूरी है कट ऑफ के ऊपर लाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ये सब कुछ किया, आपकी थ्योरी वंडरफुल थी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आते थे, बट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस आपकी इनफ नहीं थी, या कहीं ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि इस बार 13 एमसीक्यूज आ गए, अगर मैं पर्टिकुलरली बॉटनी सेक्शन की बात करूं, या 13 स्टेटमेंट वाइज मल्टी स्टेटमेंट वाइज मिलाकर क्वेश्चंस आ गए आउट ऑफ 50। तो अगर आपने उन्हें प्रैक्टिस नहीं करा है, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं और उस कारण से आपकी गलतियां हो सकती हैं और वो आपको आपके गोल को अचीव करने से पीछे रख सकता है। तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एम्पल ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे हो जिन्हें ये सब कुछ ईश्वर ने दिया, नेचर ने दिया, लेकिन उन्होंने खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखा, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। हमेशा पहले अपनी गलती देखो, अपनी गलती लिखो, उसे मानो, उसके बाद बात करेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में बहुत नर्वस हो जाते हैं और उस नर्वसनेस के कारण बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इनकरेक्ट नहीं देखा, फॉल्स नहीं देखा, ओएमआर, जी हाँ ओएमआर रॉन्ग भर दी,
या ओएमआर फिल नहीं कर पाए, टाइम खत्म हो गया, पेपर तो कर लिया था। इन सब कारणों से भी कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, भले ही उन्होंने पूरे साल इन सब पर फोकस करके मेहनत की थी। और एक कैटेगरी वो भी होती है, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, बट आप में से कुछ तो होंगे, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, बहुत टाइम वेस्ट करा। हम जानते हैं, 2 मिनट के लिए बैठे थे इंस्टाग्राम पर, 2 घंटे निकल गए रील्स देखते देखते, हमने सिंसियरली पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले आज आप लिखेंगे कि 9 कैटेगरीज में से आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। मैंने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। आप में से यहां पर जो वीडियो देख रहे हैं 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनके मार्क्स 200 से कम आ रहे हैं, एक जिनके 200 से 380 के आसपास मार्क्स हैं, एक जिनके 380 से अराउंड 550 मार्क्स हैं और एक जिनके मोर देन 580 मार्क्स हैं। 580 550 ऑलमोस्ट सेम। अब इनका डायग्नोसिस भी अलग होगा, इनके कारण अलग हैं फेल होने के, और इनका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूं जिनके लेस देन 200 आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आप ये तय करिए कि आपका ड्रॉप का कौन सा साल है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम हमारा 4th ड्रॉप है, लेकिन 2 ड्रॉप्स में हमने पढ़ाई नहीं की थी। एक साल तो हमने घर पे ही पढ़ा था, हमें कुछ पता ही नहीं था, हम ग्रामीण परिवेश के थे। सेकेंड ईयर में हम गए, लेकिन एक साल तो हमें एडजस्ट होने में ही लग गया वहां पर। तो एक्चुअली हमने 2 साल पढ़ा है। तो एक्चुअली आपने जो पढ़ा है, पहले तो हमें वो देखना है कि आपका कौन सा ड्रॉप है। अगर मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था, आप बहुत ज्यादा सिंसियरली नहीं पढ़ पाए थे, इन 9 कारणों में से कहीं पर आप थे और आप इसे सुधारने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप से वादा कर रहे हैं कि इस बार प्रैक्टिस करूंगा, इस बार बैलेंस करूंगा, इस बार खुद को डिसिप्लिन करूंगा। जनरली ये स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, या थोड़ी सी नालायकी करी है कहीं ना कहीं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यू आ गया, तो वो एक अलग बात है। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो आप ड्रॉप लीजिए। अगर आप कॉन्टेम्पलेट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद पर वर्क करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल ड्रॉप मत लीजिए। आप मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था, मैं फिर कह रही हूं सिंसियर तैयारी का, आप गलतियां सुधारने के लिए, अपने पे काम करने के लिए तैयार हैं, आपको बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका थर्ड या उसके बाद का कोई ड्रॉप था और आपने सिंसियरली मेहनत भी की थी और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो 2 रास्ते हैं, इनफैक्ट 3 रास्ते हैं। एक, आप फिर से ड्रॉप लीजिए, पर एक बार लिखिए कि कहां कहां कमी थी। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत कमी थी, मैं उसे ठीक कर सकता हूं, आप फुल ड्रॉप भी ले सकते हैं, या स्टूडेंट्स यहां पर आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बीएससी या जो भी आपको करना है उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ में नीट की तैयारी कीजिए। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी, लेकिन हाँ, आपका साल पूरा फिर वेस्ट मत करिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ किया था यार, मैं 3 साल से लगातार पढ़ रहा हूं, ईमानदारी से पढ़ रहा हूं, मैंने सारा बेस्ट दे दिया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 200 से कम नंबर आ रहे हैं, तो बेटा दुख मत करना, लेकिन फिर आप इस फील्ड को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा है, हो नहीं सकता 100% कुछ और लिखा है, क्योंकि अगर आप इतने सिंसियर हैं, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके साथ अच्छा ही होगा, लिख लीजिए। तो ईश्वर जो दे वो कृपा, जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा, ये बात फलीभूत होगी और आपको दूसरा जिस करियर में आप जाएंगे बहुत अच्छा आप करेंगे। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं। तो ये तो हमने बात की जिनके लेस देन 200 आ रहे हैं। अब जिनके 200 से 380 आते हैं, इसका मतलब इन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो इन्हें गाइडेंस नहीं मिला है, या ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाए हैं, और मेन और तीसरा, इनका बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है। जनरली इनका जैसे फिजिक्स बहुत वीक रह गया, या केमिस्ट्री का कोई पार्ट बहुत वीक है, और उस कारण से गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वर्थ इट है। आप वर्क अपॉन करने के लिए तैयार हो जाइए। जहां भी आपको पढ़ना, एक प्रॉपर कोर्स चूज करिए, एक बैच चूज करिए, वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जनरली इन स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है, शुरू में बहुत जोश में होते हैं, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कम होता जाता है।
और सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में करना है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई पार्ट बहुत वीक है, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ आपके टीचर्स ने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें पक्का करिए, उन कॉन्सेप्ट को समझिए। एक टीचर पे भरोसा मत करिए। ये बच्चे जनरली वो भी होते हैं जो एक बैच से दूसरे बैच, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट, एक टीचर से दूसरे टीचर पर बहुत फ्लिप करते हैं। तो टीचर को जज करने से आपका फायदा नहीं होगा, आपका फायदा होगा किसी एक टीचर को पूर्णतः विश्वास कर कर उन पर चलने से, उनकी बात 100% मानने से। तो इन बच्चों को यही करना है कि वन टीचर पर सब्जेक्ट चूज करके और बस उन्हें पूरा फॉलो करना है 100%। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। 380 से 550 या 580 के आसपास के जो बच्चे हैं, इन्होंने डेफिनेटली मेहनत की है, ये काफी सेल्फ डिसिप्लिन भी रहे हैं। इनके चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा डब्बा गोल नहीं है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है। दे हैव टू टेक अ ड्रॉप, दे मस्ट ड्रॉप। आपके पेरेंट्स को आप समझाइए, अगर वो मना कर रहे हैं उन्हें बताइए। एक बात ध्यान रखिए, एक बार जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि कौन सा ड्रॉप था। क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए आपका कौन से ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ है? उन डॉक्टर से आपका फर्स्ट ड्रॉप में हुआ है, आपका थर्ड ड्रॉप में हुआ है, हम उनसे इलाज कराएंगे? नहीं। आप उनकी स्किल्स देखते हैं, आप ये देखते हैं वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो एमबीबीएस में जिस दिन एंटर हो जाओगे ना, बिलीव मी, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने कितने ड्रॉप लिए हैं। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, आप एक कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो भी आपको चाहिए, एक बैच ज्वाइन कीजिए और रेगुलरली उसे फॉलो करिए। यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी कमियों को लिखिए, कहां कहां पे कम हो रहा है, और बस उसको, उन गैप्स को इस बार फुलफिल करना है। अब हम आ जाते हैं इन बच्चों पे जो मोर देन 580 वाले हैं। स्टूडेंट्स, इन्हें दो काम करने हैं। एक, आपको काउंसलिंग तो अटेंड करनी है, जहां पर भी आपका जो भी काउंसलिंग का आएगा उसे काउंसलिंग अटेंड करनी है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड तक भी कई बार कॉलेज मिल जाता है, वो डिपेंड करेगा, उस पर हम अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे जब हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे। काउंसलिंग अटेंड करनी है, बट स्टार्ट प्रिपरेशन। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। जब मैं 580 बोलती हूं, तकरीबन 620 630 के आसपास मोस्टली सेफ स्कोर होता है। तो इस बीच के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आप बिल्कुल डिप्रेस मत हो, भले ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई बात नहीं है ना। दो महीने, एक दो तीन महीने की ही तो मेहनत एक्स्ट्रा जाएगी। अपना जो आप जो भी बैच लोगे उसके चंद रुपए ही तो जाएंगे आपके फीस के, कोई बात नहीं है। वो तो आप कमा लोगे, एक पेशेंट से ही कमा लोगे आगे जाकर। पर इन केस अगर कॉलेज नहीं मिला या आपके मन का कॉलेज नहीं मिला, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर अपन पीछे रह जाएंगे अगले साल के लिए। और ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें अगर कॉलेज नहीं भी मिला, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने अगले साल उनके लिए मैमसी या एम्स दिल्ली रखा हुआ है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स फिर 680 प्लस 700 प्लस पर जाते हैं। तो अगर कॉलेज मिल गया, बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी मिला तो भी बहुत अच्छा ही होने वाला है। तो काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी है, बट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, जिसका कोई भी यस या नो में आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसकी प्रिपरेशन का लेवल अलग है, और वो आज कहां खड़ा है वहां से डिसीजन लेना है उसे। तो आप ईमानदारी से अपने सारे पॉइंट्स लिखिए, कहां कहां कमी हुई है, और अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको साथ लीजिए। खुद के साथ सबसे पहले ईमानदारी रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदारी रखिए, और एक बैच, एक टीचर पे पूरा ट्रस्ट करते हुए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।